सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्हें साइकोएनालिसिस के जनक के रूप में जाना जाता है। 1856 में जन्मे फ्रॉइड ने ऐसे सिद्धांत विकसित किए जिन्होंने मन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनका काम आज भी प्रभावशाली है। फ्रॉइड के विचार क्रांतिकारी थे। उनका मानना था कि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। ये ताकतें हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देती हैं। फ्रॉइड के सिद्धांतों की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है। फ्रॉइड ने कई नई अवधारणाएं पेश की। इनमें अचेतन मन, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और डिफेंस मैकेनिज्म्स शामिल हैं। उन्होंने यह भी पता लगाया कि कैसे सपने छिपी हुई इच्छाओं और आशंकाओं को प्रकट करते हैं। उनके काम ने आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी। विवादों के बावजूद फ्रॉइड का प्रभाव निर्विवाद है। उनके सिद्धांत चर्चा को उकसाते रहते हैं और नए शोध को प्रेरित करते हैं। इस निबंध में हम उनके प्रमुख विचारों और आज उनकी प्रासंगिकता का पता लगाएंगे। अचेतन मन का फ्रॉइड का सिद्धांत उनके काम का केंद्र है। उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा: इद, अहंकार और पराहंकार। इद आदिम भाग है जो बुनियादी जरूरतों और इच्छाओं पर केंद्रित है। यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, तत्काल संतुष्टि चाहता है। अहंकार मन का तर्क संगत हिस्सा है। यह वास्तविकता के साथ ईद की मांगों को संतुलित करता है। अहंकार रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, उचित होने तक संतुष्टि में देरी करता है। यह हमें वास्तविक दुनिया में नेविगेट करने और तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। पराहंकार नैतिक घटक है। इसमें हमारे आदर्श और मूल्य हैं जो अक्सर समाज और परवरिश से प्रभावित होते हैं। पराहंकार पूर्णता के लिए प्रयास करता है और हमारे कार्यों का न्याय करता है। यह अपराध बोध या गर्व की भावनाएं पैदा कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसके मानकों को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हैं। ये तीनों भाग लगातार बातचीत करते हैं। वे हमारे विचारों, व्यवहारों और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इस गतिशीलता को समझने से यह समझाने में मदद मिलती है कि हम कभी-कभी ऐसे तरीके से कार्य क्यों करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। फ्रॉइड के सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक एडिपस कॉम्प्लेक्स है। यह अवधारणा ग्रीक पौराणिक कथाओं से आई है, जहां एडिपस अनजाने में अपने पिता को मार देता है और अपनी मां से शादी कर लेता है। फ्रॉइड का मानना था कि युवा लड़के विकास के दौरान समान भावनाओं का अनुभव करते हैं। फ्रॉइड के अनुसार 3 से 6 साल की उम्र के बीच के लड़कों में अपनी मां के लिए अचेतन इच्छाएं विकसित हो जाती हैं। वे अपने पिता को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं और उनके प्रति शत्रुता महसूस करते हैं। यह एक संघर्ष पैदा करता है जिसे लड़के को एक स्वस्थ वयस्क पहचान विकसित करने के लिए हल करना चाहिए। एडिपस कॉम्प्लेक्स के समाधान में पिता के साथ पहचान शामिल है। लड़का अपने पिता के गुणों और मूल्यों को अपनाता है, जो उसकी अपनी पहचान को आकार देने में मदद करता है। फ्रॉइड का मानना था कि अनसुलझे एडिपल संघर्षों से जीवन में बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स को समर्थन और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह पारिवारिक गतिशीलता और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दूसरों का मानना है कि यह यौन इच्छाओं पर बहुत अधिक जोर देता है और इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है। बहस के बावजूद अवधारणा फ्रॉइड की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स की अवधारणा पेश की। ये अचेतन रणनीतियां हैं जिनका उपयोग अहंकार, चिंता और तनाव से खुद को बचाने के लिए करता है। वे हमें कठिन भावनाओं से निपटने और मनोवैज्ञानिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। एक सामान्य डिफेंस मैकेनिज्म दमन है। इसमें अवांछित विचारों और भावनाओं को अचेतन में धकेलना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति भावनात्मक दर्द से बचने के लिए एक दर्दनाक घटना की यादों को दबा सकता है। यदि दमित सामग्री फिर से सामने आती है तो दमन से मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। एक और डिफेंस मैकेनिज्म प्रक्षेपण है। इसमें अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों के लिए जिम्मेदार ठहराना शामिल है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपने ही गुस्से के बारे में दोषी महसूस करता है, वह दूसरों पर गुस्सा होने का आरोप लगा सकता है। प्रक्षेपण आंतरिक संघर्षों को बाहरी करके चिंता को कम करने में मदद करता है। रैशनलाइजेशन एक और डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें तर्कहीन या अस्वीकार्य व्यवहार के लिए तार्किक स्पष्टीकरण बनाना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो एक परीक्षा में असफल हो जाता है, वह अपनी तैयारी की कमी के बजाय परीक्षा की कठिनाई को दोष दे सकता है। रैशनलाइजेशन आत्मसम्मान की रक्षा करने में मदद करता है।
लेकिन व्यक्तिगत विकास को रोक सकता है। भाग 5, इच्छाओं और मानदंडों के बीच संघर्ष। फ्रॉइड का मानना था कि मानव व्यवहार व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक मानदंडों के बीच निरंतर संघर्ष से प्रेरित होता है। यह संघर्ष उनके मनोयौन विकास के सिद्धांत का एक मुख्य पहलू है। फ्रॉइड के अनुसार हम जन्मजात इच्छाओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें समाज अक्सर अस्वीकार्य मानता है। जैसे जैसे हम सामाजिक अपेक्षाओं को नेविगेट करते हैं, ये इच्छाएं तनाव पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने शरीर के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करना चाह सकता है, हालांकि सामाजिक मानदंड इस तरह के अन्वेषण को हतोत्साहित कर सकते हैं। यह आंतरिक संघर्ष पैदा करता है जिसे बच्चे को सुलझाना चाहिए। फ्रॉइड का मानना था कि यह संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। वयस्कों के रूप में हमें अपनी इच्छाओं और सामाजिक नियमों के बीच समान संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम सफलता और पहचान की इच्छा रखते हैं, लेकिन विनम्र और निस्वार्थ बने रहने का दबाव महसूस करते हैं। इस संघर्ष को समझने से यह समझाने में मदद मिलती है कि लोग कभी-कभी अपने हितों के खिलाफ काम क्यों करते हैं। यह व्यवहार को आकार देने में समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। आधुनिक सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत दुविधाओं को समझने में इस गतिशीलता में फ्रॉइड की अंतर्दृष्टि प्रासंगिक बनी हुई है। भाग 6, स्वप्न विश्लेषण। सपनों के विश्लेषण के लिए फ्रॉइड का दृष्टिकोण उनके सबसे प्रसिद्ध योगदानों में से एक है। उनका मानना था कि सपने अचेतन मन की खिड़की हैं। फ्रॉइड के अनुसार सपने छिपी हुई इच्छाओं, आशंकाओं और संघर्षों को प्रकट करते हैं। फ्रॉइड ने सपनों की प्रकट सामग्री और गुप्त सामग्री के बीच अंतर किया। प्रकट सामग्री सपने की वास्तविक कहानी है, गुप्त सामग्री सपने के पीछे का छिपा हुआ अर्थ है। फ्रॉइड ने गुप्त सामग्री को उजागर करने के लिए स्वतंत्र जुड़ाव और व्याख्या का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सपना देख सकता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। फ्रॉइड इसकी व्याख्या शक्ति या नियंत्रण खोने के डर के प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। उनका मानना था कि सपनों में प्रतीक अक्सर दमित इच्छाओं और अनसुलझे संघर्षों से संबंधित होते हैं। स्वप्न विश्लेषण एक लोकप्रिय चिकित्सीय उपकरण बना हुआ है। यह व्यक्तियों को उनके अचेतन मन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। सपनों पर फ्रॉइड के काम ने मनोविज्ञान और लोकप्रिय संस्कृति दोनों को प्रभावित किया है। भाग 7, फ्रॉइड के सिद्धांतों की आलोचना। फ्रॉइड के सिद्धांतों को वर्षों से महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि उनके विचारों में वैज्ञानिक कठोरता का अभाव है। फ्रॉइड की कई अवधारणाएं, जैसे कि एडिपस कॉम्प्लेक्स का अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना कठिन है, इससे उनकी वैधता के बारे में सवाल उठे हैं। दूसरों ने कामुकता पर बहुत अधिक जोर देने के लिए फ्रॉइड की आलोचना की। उनका तर्क है कि यौन उद्देश्यों पर उनका ध्यान मानव व्यवहार को अति सरल बनाता है। आलोचकों ने यह भी बताया कि फ्रॉइड के सिद्धांत अक्सर केस स्टडी पर आधारित होते हैं, जो सामान्यीकरण योग्य नहीं हो सकते हैं। महिलाओं पर फ्रॉइड के विचारों की भी आलोचना हुई है। कुछ का मानना है कि उनके सिद्धांत पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और लिंग रूढ़ियों को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, लिंग ईर्ष्या की फ्रॉइड की अवधारणा पर व्यापक रूप से बहस और चुनौती दी गई है। इन आलोचनाओं के बावजूद फ्रॉइड का काम प्रभावशाली बना हुआ है। उनके सिद्धांतों ने महत्वपूर्ण बहसों को जन्म दिया है और नए शोध को प्रेरित किया है। फ्रॉइड के काम की सीमाओं को समझने से हमें इसकी जटिलता और चल रही प्रासंगिकता की सराहना करने में मदद मिलती है। भाग 8, फ्रॉइड के काम की पुनर्व्याख्या। फ्रॉइड के सिद्धांतों की बाद के मनोवैज्ञानिकों द्वारा पुनर्व्याख्या और विस्तार किया गया है। एक उल्लेखनीय व्यक्ति कार्ल जंग हैं, जिन्होंने सामूहिक अचेतन की अवधारणा को विकसित किया। जंग का मानना था कि साझा प्रतीक और आर्केटाइप्स मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक और प्रभावशाली विचारक एरिक एरिक्सन हैं, जिन्होंने विकास पर फ्रॉइड के विचारों का विस्तार किया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों का प्रस्ताव रखा, जिनमें से प्रत्येक के अपने संघर्ष और समाधान हैं। उनके काम ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर जोर दिया। आधुनिक मनोविश्लेषकों ने भी फ्रॉइड के विचारों पर निर्माण किया है। उन्होंने अटैचमेंट थ्योरी और ऑब्जेक्ट रिलेशन जैसे नए क्षेत्रों की खोज की है। ये सिद्धांत व्यक्तित्व को आकार देने में प्रारंभिक संबंधों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रॉइड के काम की पुनर्व्याख्या ने उनके विचारों को जीवित रखा है।
उन्होंने नए वैज्ञानिक निष्कर्षों और सांस्कृतिक संदर्भों को फिट करने के लिए अपने सिद्धांतों को अनुकूलित किया है। यह चल रहा संवाद मनोविज्ञान में फ्रायड के योगदान के स्थायी प्रभाव को उजागर करता है। भाग 9, आधुनिक संस्कृति में प्रासंगिकता। फ्रायड का प्रभाव मनोविज्ञान से परे आधुनिक संस्कृति तक फैला हुआ है। उनकी कई अवधारणाओं ने रोजमर्रा की भाषा में प्रवेश किया है। फ्रायडियन स्लिप, दमन और अचेतन जैसे शब्दों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फ्रायड के विचारों ने साहित्य, कला और फिल्म को भी प्रेरित किया है। कई रचनाएं अचेतन इच्छाओं, आंतरिक संघर्षों और स्वप्न प्रतीकवाद के विषयों का पता लगाती हैं। उदाहरण के लिए इंसेप्शन और फाइट क्लब जैसी फिल्में फ्रायडियन अवधारणाओं को दर्शाती हैं। चिकित्सा में फ्रायड की तकनीकों का अभी भी उपयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण और संबंधित उपचार व्यक्तियों को उनके अचेतन मन का पता लगाने में मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए ये दृष्टिकोण मूल्यवान उपकरण बने हुए हैं। फ्रायड का काम इस बात को आकार देता रहता है कि हम मन और व्यवहार के बारे में कैसे सोचते हैं। उनके सिद्धांतों ने जिज्ञासा और बहस को जन्म दिया है, जिससे उनकी विरासत जीवित है। फ्रायड को समझने से हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं की सराहना करने में मदद मिलती है। 3